हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, टॉपर स्टॉप के ऊपर यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स और पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड आपको की जाती है। सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस हमारा ख़त्म होने वाला है और फ्री में आपको सभी जो वीडियोस हैं और पीडीएफ इसकी प्रोवाइड की गई है। आज उसी में हम सोशल सिक्योरिटी की स्कीम को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 1961 की एक्ट को डिस्कस करने के साथ ही 2017 में जो अमेंडमेंट आई थी उसे भी इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। और जैसे कि हमारा रूल है रिवीजन के लिए कि हमें कीवर्ड्स को याद रखना है ताकि हमारी रिवीजन क्विक हो सके, तो लास्ट में मैं वीडियो के आपको एक क्विक जो है समरी पॉइंट दूंगी जिससे कि आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं। तो टोटल 30 सेक्शंस जो हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास ऐसी फिर रिक्वेस्ट आती है बाद में कि मैम ये क्या है वो क्या है, तो आपको इतना नहीं याद रखना, बट आपको नॉर्मली ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक्सटेंशन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होल ऑफ इंडिया जो है उसमें ये एक्ट अप्लाई होती है। इवन ऐसा नहीं है कि अभी जब 2018 में जो है जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया उसी के बाद वहाँ पे अप्लाई हुए। 1970 से ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये एक्ट अप्लाई होती आ रही है। तो यहाँ पे देखना है बेसिकली कि जो एक्ट ये बनाई गई, ये बना तो गई सोशल सिक्योरिटी के लिए, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कुछ प्रेजेंट है जहाँ से इसको ड्राइव किया गया था। तो अगेन रोल आता है डीपीएसपी का, डेट इज आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके अंदर है आर्टिकल 39 जिसका सब सेक्शन है ई एंड एफ। उसके अंदर बात की गई है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी डायरेक्ट करे, बनाए टुवर्ड्स सिक्योरिंग द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स जो भी काम करते हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी हेल्थ को सिक्योर करे और उसको स्ट्रेंथन करे, चाहे वो मैन हो या फिर वीमेन हो। तो यहाँ पे वीमेन का आता है, तो वीमेन की सेफ्टी को, हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको आर्टिकल 39 याद रखना है। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था ताकि जो फीमेल है उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके अगर वो किसी जॉब में है, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे है या फिर वो परमानेंट बेसिस पे। जो पीरियड यहाँ पे रखा जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने का, वो चाइल्ड बर्थ से पहले का भी होगा और बाद में भी होगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज की प्रेगनेंसी में अभी फीमेल है, उसी अकॉर्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो किस तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि मैटरनिटी लीव होगी, छुट्टी दे दी जाती है आपको आपकी डिलीवरी के बाद कि आप इजिली जो है अपने बच्चे की नर्सिंग कर सके। वेजेस प्रोवाइड करना, बोनस प्रोवाइड करना, नर्सिंग ब्रेक्स प्रोवाइड करना, ये सभी बेनिफिट्स के अंदर आते हैं जब वो वर्क नहीं कर रही है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो मैटरनिटी एक्ट है ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होती है। तो ऐसी कोई फैक्ट्री, माइन या फिर प्लांटेशन जो कि 10 या उससे ज़्यादा पर्सन्स को एम्प्लॉय करती है किसी भी एक दिन में पिछले 12 महीने में, मतलब कि एक डेट रखी गई, उससे देखा गया पिछले 12 महीने में अगर उस एस्टेब्लिशमेंट ने 10 या उससे ज़्यादा पर्सन्स को एम्प्लॉय किया है और उसके अंदर फीमेल्स भी इंक्लूड है, तो वो मैटरनिटी एक्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। तो अगर हेल्थ से एसोसिएटेड है तो ये आपको ये नहीं रखना कि हेल्थ मिनिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो एक्ट है ये एनफोर्स हो। तो ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि ड्यूटीज जो है एम्प्लॉय की, वो जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है उसके टाइम में क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अंडर सेक्शन 5 हम देखते हैं एक्ट के। तो यहाँ पे कहा गया है कि शी मस्ट वर्क नॉट लेस देन 80 डेज इन 12 मंथ्स। तो ये देखा जाता है कि अगर आपको एक्ट का बेनिफिट लेना है तो पिछले गुजरे हुए 12 महीने में एटलीस्ट आपने उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 80 दिन काम किया हो। अगर आपने 80 डेज से कम काम वहाँ पे किया होगा तो फिर आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये कौन सा डे है, मतलब कि 12 महीने कौन से काउंट किए जाएंगे कि जब उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होगी। अगर आज उनकी डिलीवरी हुई है उससे 12 महीने पहले का टाइम देखा जाएगा। 80 दिन काम किया है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। उसी के साथ जो है कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाके 10 हफ्ते पहले उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि अब जब वो इस पीक टाइम में है प्रेगनेंसी के तो उनको कुछ लाइट वर्क दे दिया जाए फॉर अ मंथ। तो यहाँ पे आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना है कि 10 हफ्ते पहले जाती है, 11 हफ्ते पहले नहीं जा सकती या 12 हफ्ते पहले नहीं जा सकती। 10 हफ्ते एटलीस्ट टाइम होना चाहिए जिसमें कि फीमेल जाके रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर लाइट वर्क। पर लाइट वर्क के लिए रिक्वेस्ट करते हुए उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा एम्प्लॉयर के सामने, ये प्रूफ देने के लिए वो प्रेग्नेंट है। उसी के साथ जो है
उनको एक रिटर्न नोटिस जो है वो 7 वीक्स पहले देना होगा अपने एम्प्लॉयर को अबाउट हर डिलीवरी, कि 7 हफ्ते पहले अपनी डिलीवरी से उनको जाके नोटिस देना होगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि मेरी ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है इसके बाद जो है मैं नहीं आऊँगी, काम नहीं कर पाऊँगी, तो आप मेरे को जो मैटरनिटी बेनिफिट है, जो भी लीव है वो प्रोवाइड कीजिए। तो ये 7 वीक्स का टाइम, 10 वीक्स का टाइम और जो ये 80 डेज़ का टाइम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो अमेंडमेंट आई 2017 के अंदर उसमें क्या की हाइलाइट्स थे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो पहले टाइम था 12 वीक्स का, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 26 वीक्स कर दिया गया है। बहुत कॉमन पॉइंट है, ये तो हर किसी बच्चे को पता होगा जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ जो है लीव का जो प्रायर पीरियड होगा वो 8 वीक्स होगा। अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल है, उसको अपनी प्रेगनेंसी में वीकनेस फील हो रही है या उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी के ही 26 हफ्ते तक उसको जो है वो मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगर वो चाहे तो 8 हफ्ते पहले से अपनी मैटरनिटी लीव को शुरू कर सकती है। तो फिर क्या होगा कि ये जो 26 वीक्स मिलेंगे ना डिलीवरी के बाद, उसमें से 8 वीक्स को कम कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, और ये पूरा जो टाइम पीरियड होगा, मतलब ये डिलीवरी हुई उससे पहले मान लीजिए कि 8 हफ्ते ले लिए उन्होंने, और ये वाला जो टाइम पीरियड होगा ये टोटल मिला के 26 वीक्स माना जाएगा, ठीक है। बाद में फिर आपको 26 वीक्स नहीं मिलेंगे अगर आप पहले ही 8 हफ्ते के लिए जॉब ले लेंगे, ठीक है। तो लीव जो है वो आप 8 वीक्स पहले ले सकते हैं। उसी के साथ जो स्टार्टिंग के आपके 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर 3, 4, 5 बच्चे होंगे तो उससे पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है कि मतलब पॉपुलेशन और ना बढ़े, ये चीज़ डाली गई कि अगर आप 3rd बेबी जाती हैं, 4th बेबी के लिए जाती हैं, तो उस टाइम जो है आपको कोई इंक्रीज बेनिफिट नहीं मिलेगा इस अमेंडमेंट के अंदर। मतलब आपको 26 वीक्स की जो है वो लीव नहीं मिलेगी, आपको जो लीव मिलेगी वो 12 वीक्स के लिए ही मिलेगी। तो जो इंक्रीज मैटरनिटी बेनिफिट है वो सिर्फ आपको फर्स्ट 2 चिल्ड्रन में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ यही दी गई है कि 12 वीक्स के अंडर आपको सर्वाइविंग चाइल्ड पे मिलेगा। अगर कोई जो फीमेल है वो अडोप्शन के लिए जाती है या सैरोगेसी के लिए जाती है, तो क्या चीज़ें होंगी बेसिकली। तो अगर मान लीजिए कोई फीमेल है वो इनफर्टाइल है, वो नहीं बेबी प्रोड्यूस कर सकती, वो अडोप्शन के लिए जा रही है, या फिर वो IVF मतलब जो इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन है, किसी मेडिकल मतलब कि ट्रीटमेंट के साथ प्रेग्नेंट हुई है, सैरोगेट मदर बन जाती है वो किसी भी फीमेल की, उस टाइम में उसको 3 मंथ्स का जो है टाइम पीरियड मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी, ठीक है। तो अगर वो किसी और के बेबी को बियर कर रही है अपनी बॉडी के अंदर एज एन सैरोगेट मदर बनके या अडॉप्ट कर रही है, तो 3 मंथ्स का उसको लीव मिलेगा। उसी के साथ जो है जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होगा वो आपको 12 वीक्स के टाइम पीरियड का मिलेगा एक कमीशनिंग मदर को। कमीशनिंग मदर क्या होती है, अब आप ये समझिए। मान लीजिए कि एक फीमेल है और एक दूसरी फीमेल है, जो दूसरी फीमेल है वो बेबी जो है नहीं कर पा रही है, किसी भी वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है जो कि कमीशनिंग मदर है। उनके पास जाके कहते हैं कि मेरी बॉडी जो है वो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज वॉट द मिक्सिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। तो वो कहती हैं उनको जाके कि मैं जो हूँ मैं एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, डेट्स व्हाई मेरा बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जो उनकी फ्रेंड होगी वो कहेंगी ठीक है आप मेरे एग को यूज़ करके जो है आप अपना बेबी प्रोड्यूस कर लीजिए। तो जो लेडी है मतलब जिसने अपना एग डोनेट किया दूसरी फीमेल को, वो एग डोनेटर जो होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी कमीशनिंग मदर हो जाएगी। तो जो ये कमीशनिंग मदर है ना, इसने भी कम से कम कुछ तो अपना डिवोट किया ही है, तो उसको भी ये राइट है कि अगर वो ऐसा कुछ स्टेप लेती है तो उसको 12 वीक्स का जो है मैटरनिटी लीव हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू द अडॉप्टिंग मदर या फिर कमीशनिंग मदर, ठीक है। अब जो है क्रैच फैसिलिटी को देखते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि 50+ एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पे क्रैच फैसिलिटी देनी अलाउड होती है। और वो जो वीमन है, अगर मान लीजिए कि वो 8 घंटे के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रही है, तो वो दिन में 4 बार जाके क्रैच में अपने बच्चे को संभाल सकती है, उसकी देखरेख कर सकती है। तो वीमेन इज अलाउड टू 4 विजिट्स अ डे, और रेस्ट जो है उसको अलाउड किया जाएगा जिसमें कि 50+ एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अब जो है अगर मान लीजिए कि ये जो 26 वीक्स है वो हो गई कंप्लीट मैटरनिटी लीव, पर जो बेबी है वो किसी तरीके से नहीं है मतलब कैपेबल, मान लीजिए कि वो फीमेल है, उसके घर में कोई संभालने वाला नहीं है, कोई भी इशू है, तो उस टाइम में वो अपने एम्प्लॉयर से बात करके जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। और यहाँ पे एम्प्लॉयर को वो अलाउड करना होगा, ऐसा नहीं है कि वो उसको मना कर देगा। तो यहाँ पे एक म्यूचुअली एग्रीड जो है उनके सर्कमस्टांसिस बन जाएंगे एम्प्लॉयर और वीमेन के बीच में, और वो फिर वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। उसी के साथ जो है ये कहना है कि इसमें जो प्रायर इंटीमेशन देना होगा, मतलब ऐसा नहीं है
कि मान लीजिए कि जब उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हो रही है और अगर वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या फिर मतलब कि होने वाली है, आगे जाके वो कोई बेबी प्लान कर रही है, तो उसको प्रायर इंटीमेशन जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट को भी देनी होगी और फिर उस एस्टेब्लिशमेंट को जो है उस फीमेल को ये टाइम बताना पड़ेगा उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम में कि अगर आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन करती हैं तो आप के मतलब आपको ये बेनिफिट्स इस एक्ट के अंदर मिलेंगे। तो वीमेन जो है उसको भी एस्टेब्लिशमेंट को बताना होगा और एस्टेब्लिशमेंट को भी वीमेन को बताना होगा। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है वो दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। फर्स्ट इज कैश बेनिफिट एंड सेकंड इज नॉन कैश बेनिफिट्स। तो देखिए कैश बेनिफिट्स जो होते हैं उसमें क्या है बेसिकली कि जो 26 हफ्ते की आपको छुट्टी मिल रही है उसमें आपको वेजेस मिल रही है, तो वो आपको कैश मिल रहा है ना, एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो वही टाइम पीरियड दे रखा है कि अगर डिलीवरी से पहले 8 हफ्ते का आप लेते हैं तो डिलीवरी के बाद कितना रह जाता है आपके 18 हफ्ते रह जाते हैं, तो इसमें आपको वेजेस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसी के साथ हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, बोनस की बात की थी। तो यहाँ पे मेडिकल बोनस जो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट जो है 3500 रुपीज़ का उनको मिलना चाहिए। अगर किसी फीमेल का मिसकैरेज हो जाता है तो उनको 8 हफ्ते की छुट्टी देनी ज़रूरी है। जिस दिन उनका मिसकैरेज हुआ है उससे आगे आने वाले जो 8 हफ्ते हैं, मतलब मिसकैरेज क्या होता है हिंदी में, आई थिंक जो बेबी नहीं हो पाता है, मतलब कि बर्थ से पहले ही उसका लॉस हो जाता है, तो वो इस मिसकैरेज। तो यहाँ पे डेट ऑफ मिसकैरेज के एक मतलब इमीडिएटली 8 हफ्ते बाद तक आपको लीव दी जाएगी और उसकी सैलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसी के साथ जो है एक एडिशनल लीव जो है अप टू 1 मंथ भी प्रोवाइड की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है उसका मिसकैरेज हुआ या फिर उसकी डिलीवरी हुई पर वो जो है रिकवर नहीं कर पा रही है 26 हफ्ते के बाद भी, उसको कोई मेडिकल इशू हो रही है, तो वो उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि मैं इल हूँ, मैं बीमार हूँ। तो 1 महीने का जो ये टाइम पीरियड होगा ये एक्सटेंड हो जाएगा 26 हफ्ते के बाद और इसकी भी सैलरी उनको मिलेगी। और वहीं पर अगर कोई फीमेल जो है वो ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन कराते हैं, ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कि आप जो है जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल की वो उन्हें कट करा देती ताकि आगे कभी भी वो बेबी को प्रोड्यूस ना कर पाए। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फीमेल जो है वो ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन कराते हैं तो उस टाइम में उनको 2 हफ्ते का पीरियड वीक मिलेगा, यहाँ पे उनको लीव मिलेगी और यहाँ पे उनको वेजेस प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं नॉन कैश बेनिफिट की, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो 26 हफ्ते का मैटरनिटी लीव है इस टाइम में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस फीमेल को फायर नहीं कर सकती, डिस्चार्ज नहीं कर सकती, मतलब नौकरी से नहीं निकाल सकते। वहीं पे लाइट वर्क जो है वो 10 हफ्ते पहले ही, डिलीवरी से पहले जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी एम्प्लॉय को देना होगा अगर वो प्रेगनेंसी की स्टेज में है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसने कोई मिसकंडक्ट कर भी दिया फीमेल ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी इशू की वजह से, हेल्थ की इशू की वजह से, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग सकते हैं उस टाइम पीरियड में, मतलब कि थोड़ा लीनियंट बिहेवियर उनके साथ रखना पड़ेगा। 2 नर्सिंग ब्रेक्स जो हैं वो देने चाहिए फीमेल को जबकि उनका बच्चा 15 महीने का नहीं हुआ है। तो जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं होता है 2 नर्सिंग ब्रेक्स एटलीस्ट उसको देने चाहिए जिसमें कि वो अपने बच्चे का देख रखाव कर सके थोड़े टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, उसी के साथ जो है नॉर्मल और जो यूजुअल डेली वेजेस फीमेल को मिलती है उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं करना अगर वो फीमेल मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर उस टाइम है। और उसी के साथ मान लीजिए अगर कोई फीमेल है उसकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के बाद या डिलीवर करते हुए बेबी, तो उसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि आज जो है वो फीमेल की डिलीवरी हुई, उसके 1 महीने बाद उसकी किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से डेथ हो गई, तो ये जो 1 महीने का टाइम का पीरियड होगा इसमें जो भी उनकी वेजेस बनती है वो उनको प्रोवाइड करनी होगी, उनकी फैमिली को प्रोवाइड करनी होगी जिस दिन उनकी डिलीवरी हुई और जिस दिन डेथ हुई उसके टाइम पीरियड बीच का जो भी टाइम पीरियड होगा। ठीक है, उसके बाद जो है देखते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन इस एक्ट के अंदर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो ये देखते हुए एक वीमेन को एम्प्लॉय नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट में, जैसे मान लीजिए कि आज जो है उसकी डिलीवरी हुई है और उसके जस्ट 6 हफ्ते के अंदर ही अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो उसको एम्प्लॉय कर लेता है, मतलब कि न्यू एक रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर कोई न्यूली रिक्रूट कर लेता है 6 हफ्ते के अंदर ही डिलीवरी पीरियड के, तो इसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है। वहीं पे अगर मान लीजिए कोई फीमेल है वो खुद ही जाके कहती है कि नहीं मेरी डिलीवरी हुई है पर अभी 4 हफ्ते हुए मेरी डिलीवरी को, मैं काम पे वापस आना चाहती हूँ, तो वो अलाउड नहीं होगा। ये चीज़ जो है जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे ना उन्हें पता भी होगा कि जो सुरभि शर्मा थी वो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी कि 6 वीक होते ही उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, तो बहुत सारे उनके प्राउड प्रेज किया जा रहा था उनको। तो वही टाइम पीरियड है कि 6 वीक्स जो है इमीडिएटली
वो नई ड्यूटी को ज्वाइन कर सकती है, 6 हफ्ते के बाद ही जाके ड्यूटी को ज्वाइन करेंगी, ठीक है। उसी के साथ जो है एम्प्लॉयर जो है उस टाइम में डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं कर सकता अपने एम्प्लॉय को, अगर वो कोई मिसकंडक्ट करती भी है। अगर कोई ग्रोस मिसकंडक्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने काम कर दिया है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होती है उसको राइटिंग में कम्युनिकेट करना होगा, मतलब कि एम्प्लॉयर के साथ, कि मेरे को इन बेनिफिट्स से डिप्राइव किया गया है ग्रोस मिसकंडक्ट के केसेस में, और आप चाहे तो मेरे को कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर उसके बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो उसको जो है जिस दिन उसका डिप्रीवेशन होगा, मतलब कि जिस दिन से उसको मिलना बंद हो गया, उसके बाद जो है 60 डेज के अंदर जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकती है, या फिर जो कोई भी अथॉरिटी है उसको जाके अपील कर सकती है, जो कि लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। राइट्स, ड्यूटी और पेनल्टी क्या होती है? अगर मान लीजिए कि कोई भी जो पर्सन है, एम्प्लॉयर है, वो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा है अपने वर्कर्स को, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी पार्ट में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई फीमेल वर्कर काम करती है, तो उन सभी के ऊपर ये वाली जो एक्ट है ये अप्लाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक डिपार्टमेंट वाला जो है वो ये कह दे कि नहीं ये तो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हम इसको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो है, रिकॉर्ड्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जो है इस तरीके के रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कि अगर मान लीजिए कि आगे जाके कोई रिकॉर्ड्स की डिमांड होती है तो उनके पास वो रिकॉर्ड्स मिल जाए जो भी मैटरनिटी एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पेनल्टी की बात करते हैं कि ऐसा वो नहीं करते, अगर वो कोई भी प्रोविज़न को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम में उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है लेस देन मतलब कि 3 महीने से लेके 1 साल के अंडर की, और फाइन जो है वो 2000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ का हो सकता है। तो पेनल्टी भी आपको याद रखनी है। तो वीडियो हमने कंप्लीट करी, अभी हम देख लेते हैं सब जो मैं समराइज आपको कह रही थी। तो अगर आपने इस मैटरनिटी बेनिफिट को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये वाली जो स्लाइड है इससे जस्ट आपकी रिविजन हो जाएगी। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे वही सारा वही चीज जो है डिटेल में मतलब कि समराइज कर रखी है। आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।